राज्य का एक बड़ा पुलिस अधिकारी, उसका रौब ऐसा कि अपने खिलाफ बनी हुई क्रिमिनल चार्जेस की फाइलों को वो होम सेक्रेटरी की नाक के नीचे से चुटकियों में गायब करवा लेता है। एक तरफ जहां उस पर एक छोटी सी बच्ची को हैरेस और मॉलेस्ट करने का केस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे थे। उसके भौकाल को आप इस बात से समझिए कि वो अपने ही बॉस यानी कि राज्य के डीजीपी के घर अपने खरीदे हुए गुंडे भेज देता है। यहाँ तक कि वो सीबीआई जज को इस कदर मजबूर कर देता है कि वो खुद अपनी नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ एसपीएस राठौर की। एक समय में ये हरियाणा के आईजी और डीजीपी भी रह चुके। जिस वारदात को आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये साल 1990 की है। हरियाणा के पंचकुला में एक फैमिली रहती थी एससी गिरहोत्रा की। उनकी एक बेटी थी रुचिका और उनका एक बेटा था आशु। जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त जो रुचिका थी उसकी उम्र 19 साल थी, क्योंकि मेरी जो कहानी है इस कहानी का मेन किरदार ही रुचिका है और एसपीएस राठौर है। रुचिका की उम्र उस वक्त 11 साल थी। रुचिका टेनिस खेलती थी, एक टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी थी और उसकी स्कूल में भी उसकी बहुत वाहवाही थी। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी। अब उस वक्त जो एसपीएस राठौर हैं वो हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के हेड थे और हरियाणा के आईजी थे। उनकी बेटी जो रुचिका के साथ ही पढ़ा करती थी स्कूल के अंदर। एसपीएस राठौर की बेटी और रुचिका एक दूसरे को जानते भी थे। अब जब रुचिका की हर तरफ वाहवाही होने लगी तो एक दिन एसपीएस राठौर की बेटी ने भी कहा कि पापा, मेरे स्कूल में एक लड़की है, वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती है, एक बार आप उससे मिलिए, क्योंकि आप टेनिस और इसके हेड हैं। क्योंकि अब उसे तो इतना पता नहीं था बच्ची को कि मेरे पापा किस चीज़ के हेड हैं, हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन। बट उसने बोला कि आप टेनिस वगैरह की उसमें इवेंट्स में जाते भी हैं, तो एक बार आप उससे मिलिए। अब जब एसपीएस राठौर ये सारी बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, रुचिका से मिला जाए। अब 11 अगस्त 1990 को एसपीएस राठौर रुचिका के घर जाते हैं। वहाँ वो रुचिका की तारीफ़ करते हैं। उनके पिताजी से बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा खेलती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आगे की ट्रेनिंग है, जो अच्छी सी कोचिंग उसे दी जाए टेनिस की। हमारे पास बहुत अच्छे कोच हैं और आप अपनी बेटी को हमारे ऑफिस भेजिए, वहाँ हम सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें से फ्यूचर प्लान इससे पूछते हैं और उस हिसाब से इसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का नाम भी रोशन कर सकती है। ये बातें तो एसपीएस राठौर ने कह दी, लेकिन उस वक्त खाकी वर्दी पहनने वाले उस एसपीएस राठौर के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब अगले दिन रुचिका अपनी एक सहेली आराधना के साथ, आराधना उसकी बहुत पक्की सहेली थी रुचिका की, तो दोनों एसपीएस राठौर के ऑफिस जाते हैं। अब जहाँ पर एसपीएस राठौर का ऑफिस था वहीं पास में ही टेनिस का पूरा कोर्ट भी बना हुआ था जहाँ पर बच्चे खेला करते थे। अब ये दोनों ऑफिस में पहुँचती हैं। एसपीएस राठौर ने अंदर बुलाता है और अंदर बुलाने के बाद वो आराधना से कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, इधर पास में ही एक रूम है जहाँ पर हमारे कोच थॉमसन रहते हैं, जाकर तुम उन्हें बुला लो, तब तक मैं रुचिका से बातचीत करता हूँ। आराधना चली जाती है, वो लॉन में बाहर निकलती है और रूम की साइड जाना शुरू करती है। आराधना बाहर निकलती ही है कि फौरन एसपीएस राठौर रुचिका का हाथ पकड़ लेता है, उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पे हाथ डालकर उसे हर तरफ दबाना शुरू कर देता है। एक छोटी सी बच्ची को, 11 साल की बच्ची को वो पुलिस वाला, वो आईजी, जो हरियाणा के आईजी साहब हैं, वो इस तरीके से उसके साथ हरकत करते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे उसके शरीर पर दबाना शुरू करते हैं। अब वो बच्ची एकदम से डर जाती है, वो घबरा जाती है और वो चीखना शुरू करती है। जैसे ही रुचिका चीखती है, उसकी जो सहेली आराधना है वो ये आवाज़ें सुनती है और फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ती है, ऑफिस के पास आती है। वो फिर से एसपीएस राठौर के वापस आकर वो जो देखती है वो खुद डर जाती है। वो देखती है कि जो एसपीएस राठौर है उसने उसकी सहेली रुचिका का हाथ पकड़ा हुआ है और रुचिका बहुत घबराई हुई है, वो रोने जैसी उसकी हालत हो रखी है। अब आराधना समझ जाती है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये राठौर साहब कुछ गड़बड़ ज़रूर कर रहे हैं। इसके बाद राठौर गुस्सा करता है आराधना पे, कहता है तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ वापस जाकर दोबारा से थॉमसन को बुला कर लाओ। लेकिन इस बार आराधना नहीं जाती। आराधना आती है अपनी सहेली के पास और वहीं खड़ी रहती है। अब जब एसपीएस राठौर देखते हैं कि लड़की तो जा ही नहीं रही, तो वो ही किसी तरीके से खुद को पीछे करते हैं और बाहर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ से अपनी
क्या कहें, जान बचाकर ही भागती हैं। जिस तरीके से एसपीएस राठौर ने वो हरकत की, दोनों बच्चियां वहाँ से भागती हैं और घर आ जाती हैं। अब इसके बाद ये दोनों फैसला करती हैं कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे जो भी हमारे साथ हुआ। फिर टेनिस खेलने भी दोनों नहीं जाती एसपीएस राठौर की वजह से, क्योंकि वहीं पर पूरा कोर्ट था टेनिस का, जहाँ प्लेग्राउंड खेलना था उन लोगों को। लेकिन एसपीएस राठौर का ऑफिस भी वहीं था, दोनों इस कदर डरी थी कि खेलने भी नहीं जाती। अब उनके फैमिली वाले उस वक्त, जो आराधना के पिता थे आनंद प्रकाश और उनकी माँ मधु, वो और जो रुचिका के पिताजी थे एससी गिरहोत्रा, वो कहते हैं बेटा तुम लोग खेलने क्यों नहीं जा रहे हो, लगातार बोलते हैं। तो 2 दिन बाद 14 तारीख को जो रुचिका है वो फिर से जाती है। 14 तारीख को आराधना को लेकर वो फिर से जाती है टेनिस खेलने। अब इसमें वो लोग ये बात ध्यान रखते हैं कि जो राठौर है उसकी टाइमिंग सुबह 10 से 6:30 थी, वो उस टाइम पे ऑफिस में होता था। लेकिन अब वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम देर रात जाएं, मतलब जब 6:30 उसका निकलने का टाइम हो तब हम लोग एंटर करें। अब ये सोचकर वो 14 तारीख को दोनों जाती हैं। लेकिन उस दिन, या कहें कि उनका समय ही खराब था, एसपीएस राठौर उन्हें देख लेता है और फ़ौरन अपने नौकर को भेजता है और कहता है कि जाकर उस लड़की को बुला कर लाओ। नौकर जाता है रुचिका के पास और बोलता है कि मैडम आपको साहब जी ने बुलाया है। अब रुचिका और आराधना जब ये सब फिर से सुनती हैं कि अभी भी एसपीएस राठौर मान नहीं रहा, दोनों बच्चियों की हालत ख़राब हो जाती है। दोनों भागी भागी घर आती हैं और घर आकर इस बार वो अपने घर पर सब सच बता देती हैं। इसके बाद घर वालों का खून खौलता है। आराधना के जो पिता हैं वो कहते हैं कि ये आईजी का मामला है, अगर हम पुलिस कंप्लेन भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें सीधे मुख्यमंत्री साहब से मिलना होगा। अब उस वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो हुकुम सिंह जी थे। अब बहुत हाथ पैर मारते हैं, कई पत्र लिखे जाते हैं, बावजूद इतना कुछ करने के सीएम साहब से इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती। अब हाथ पैर मारे जाते हैं होम मिनिस्टर से मिलने के, होम मिनिस्टर भी नहीं मिलते। फिर किसी तरीके से 17 अगस्त के दिन होम सेक्रेटरी उस वक्त जेके दुग्गल थे, उनसे ये लोग मिल पाते हैं। दोनों बच्चियां अपनी बातें बताती हैं। फैमिली बोलती हैं कि जब पुलिस वालों के साथ ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ रहेंगी। इसके बाद होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल डीजीपी को आदेश देते हैं कि जो आपके आईजी हैं उनके खिलाफ आप जांच बिठाइए और जांच करिए। अब इसके बाद रुचिका और आराधना दोनों के बयान लिए जाते हैं, हर एक डिटेल पूछी जाती है, टाइमिंग से लेके हर एक चीज़ उनसे कंफर्म की जाती है। 3 सितंबर 1990 को जो डीजीपी हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं इनके खिलाफ, आईजी साहब के खिलाफ, और उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें एसपीएस राठौर दोषी भी पाए जाते हैं। वो पूरी रिपोर्ट बनाकर सेक्रेटरी को सौंप देते हैं, जो होम सेक्रेटरी जेके दुग्गल थे उनको सौंप देते हैं। अब इसके बाद वो जो रिपोर्ट थी वो सीधे सीएम साहब के पास जानी थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जो जेके दुग्गल हैं वो अपने पद से हट जाते हैं। अब नया होम सेक्रेटरी आ जाता है। अब नए होम सेक्रेटरी के आने के बाद जो फाइल है वो धूल फांकती रहती है। इधर जब एसपीएस राठौर पर कार्रवाई बिठाई गई, डीजीपी साहब कार्रवाई कर रहे थे, तो अगर कई मीडिया रिपोर्ट्स की हम माने तो उस वक्त राठौर ने कुछ लोग खरीदे, कुछ भीड़ इकट्ठा की, जिन्हें उसने डीजीपी के घर भेजा। वहाँ पर हंगामा किया गया, डीजीपी के अगेंस्ट नारेबाजी की गई, यहाँ तक कि रुचिका के घर वालों के अगेंस्ट, आराधना के घर वालों के अगेंस्ट भी काफ़ी लोगों ने हल्ला किया, उनके घर पर पत्थर फेंके और उन्हें टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू हो गया। अब 20 सितंबर 1990 को जो लड़की रुचिका है, जिसके साथ इतना कुछ गलत हुआ, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और स्कूल ने निकाला किस बात पर? स्कूल ने कहा कि जो तुम्हारी फीस है वो नहीं आई है। अब जब इस बारे में हमने पता किया, हमने चीज़ें निकाली, तो हमें ये भी पता लगा कि उस वक्त बहुत से ऐसे स्कूल में बच्चे थे जिनकी फीस नहीं जमा थी, लेकिन निकाला किसे गया? सिर्फ और सिर्फ रुचिका को, जिसने और जिसके परिवार ने आईजी के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब ये सब होता गया तो रुचिका डिप्रेशन में भी आने लगी, उसे बाहर निकलने का मन नहीं करता था। लेकिन इस वक्त भी इतने बुरे समय में जो उसकी सहेली थी, आराधना थी, और आराधना की जो फैमिली थे, उसके माता पिता थे, वो रुचिका के साथ खड़े थे, रुचिका के परिवार के साथ खड़े हुए थे। अब रुचिका पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था उसके परिवार पर। इसी के सिलसिले में जो रुचिका का भाई आशु था, उसकी उम्र महज उस वक्त 10 साल थी, उस पर चोरी के केस लगा दिए गए। फर्जी ऐसे केस बना दिए गए और उस पर चोरी के केस लगा दिए कि इसने कहीं से पॉकेट मारा है और ये कहीं फल चुराते मिला, मतलब इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे केसेस लगा दिए गए उस पर। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो आराधना के जो पिता थे उन पर भी चार्ज लगाया गया, उन पर कई सिविल केस लगाए गए। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया करप्शन का चार्ज लगाकर। लेकिन आराधना के पिता आनंद प्रकाश की दाद देनी होगी कि उन्होंने ना सिर्फ उस लड़की के लिए स्टैंड लिया, बल्कि खुद के लिए भी स्टैंड लिया। उन्होंने इसके लिए
कोर्ट में अर्जी दाखिल की, दोबारा अपने हक की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो अपनी जॉब थी वो हासिल की दोबारा से। उन पर से सारे करप्शन के चार्जेस हटाए गए। अब ये इधर एक तरफ जिस तरीके से एसपीएस राठौर फैमिली को टॉर्चर कर रहा था, उधर जांच के लिए ये लोग हाथ पैर मार रहे थे फैमिली, किसी भी तरीके से हमारी बेटी को न्याय मिले। अब सरकार पर सरकारें बदल रही थी, लेकिन जो आईजी था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अब उस वक्त फिर से एक बार सिलसिला शुरू हुआ, जब फिर से बहुत अटेम्प्ट किए गए परिवार वालों की तरफ से, तो फिर से ये शुरू हुआ सरकार की तरफ से कि ठीक है, एक बार जो फाइलें हैं उन पर जांच की जाती हैं कि क्या हुआ और किस किस सिलसिले में इस तरीके, मतलब कब क्या हुआ पूरे घटनाक्रम पे। जो उस वक्त भी होम सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा ठीक है हम इस पर जांच करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। अब इधर अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, साल आ गया 1993। अब 1993 पे जो रुचिका का भाई आशु है उस पर कार चोरी के केस लगा दिए गए। छोटे मोटे तो पहले लगे थे कि भाई उसने पॉकेट मारा, कहीं से फल चुरा लिया, किसी की दुकान में चोरी कर ली, लेकिन अब उस पर कार चोरी के केस लगा दिए। तो अगर हम टोटल करें तो जो भी उससे शुरुआत से जो केस लगे और अब तक उस पर 11 केस दर्ज करा दिए गए उसके खिलाफ। अब जब आशु पे इस तरह से केस लग गए तो 23 सितंबर को 1993 को 90 में वो चीज़ हुई और अब समय आ गया है 93 में कुछ लोग सिविल ड्रेस में आते हैं, वो रुचिका के घर के बाहर देखते हैं कि आशु है, आशु को चुपचाप उठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ले गए थे आशु को। वहाँ आशु को खूब टॉर्चर करते हैं, उसे मारा पीटा जाता है, उससे इस कदर मारा पीटा जाता है और उसके बाद उससे एक वाइट पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं जिसमें लिख दिया जाता है कि उसने चोरी की है, कार की चोरी की है, पॉकेट मारा है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं और उस पर नीचे साइन करा लिया जाता है ताकि कल को कुछ हो तो पुलिस बता सके कि इसी के आधार पर हमने उसे पकड़ा है। अब इधर उसे लगातार टॉर्चर करते हैं और एक रोज़ आशु को वापस उसके घर भी ले जाते हैं, रुचिका के सामने भी मारते पीटते हैं और मार पीटने के बाद कहते हैं कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगी, अपने पिताजी से नहीं कहोगी या जो भी तुम ये चीज़ें कर रही हो, अगर तुम ये चीज़ें वापस नहीं लोगी तो तुम्हारे पिता का भी ऐसा ही हाल होगा। अब वो लड़की डर जाती है, अपने भाई की ऐसी हालत देखकर लड़की डर जाती है कि एक तो इन्होंने मेरे भाई को मारा पीटा, उसके बाद छोड़ा भी नहीं, वापस फिर से ले गए। रुचिका की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। रुचिका ना घर से निकल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो सब देखकर वो एक तरीके से सदमे में आ जाती है। इसके बाद 28 दिसंबर साल 1993 को रुचिका जहर खा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। वो बच्ची इस कदर त्रस्त हो गई थी इन बड़े लोगों से, इन पावर पॉलिटिक्स के गेम में इस कदर फंस गई थी, इस कदर उलझ गई थी कि आखिर में उसने मौत को ही चुना। अब इधर जब लड़की ने आत्महत्या कर ली तो उसकी बॉडी हॉस्पिटल में थी, तो पोस्टमार्टम वगैरह भी किया गया, लेकिन आप वहाँ पर भी देखिए किसी को टॉर्चर करने की भी एक सीमा होती है, किस हद तक ये बड़े लोग कोई एक पुलिस वाला किसी को टॉर्चर कर सकता है। उस वक्त भी जब पिता ने एससी गिरहोत्रा ने अपनी बेटी की बॉडी मांगी कि मेरी बेटी मर गया, मुझे बॉडी तो दे दो, तब उनसे भी वाइट पेपर पर साइन कराया गया और उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बदल दी गई और उसके बाद जो उनकी बेटी की बॉडी है वो उन्हें दी गई। यहाँ तक कि उसके भाई को भी जब रुचिका का अंतिम संस्कार हो गया तब छोड़ा गया। ये सोचने भर से रूह कांप रही है, मतलब कि किस तरीके से उस परिवार ने झेला। लेकिन अब उस परिवार को लगातार इतने टॉर्चर दिए जा रहे थे। अब जब लड़की मर गई तो 1994 में, वो लड़की 93 में मरी है, लेकिन 1994 में जब हंगामा हो गया, राज्य भर में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, तब जांच फिर से बिठाई गई। इस बार फिर से आईजी राठौर पर जांच बिठाई गई, लेकिन वो जांच इतनी तेज़ी से हुई, आप सोचिए यहाँ लंबे लंबे केस चलते हैं और कितना टाइम लगता है, लेकिन उस वक्त वो ऐसा फटाक केस पूरा सॉल्व हो गया और जो आईजी राठौर थे उन्हें बिल्कुल मुक्त कर दिया गया कि नहीं, उनने तो कोई दोष किया ही नहीं है। जो वो रिपोर्ट आई उसके अंदर उन्हें बिल्कुल दोषी नहीं माना गया, उन पर से सारे आरोप हट गए। अब इसके बाद परिवार झेल ही रहा था, परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उधर जो एससी गिरहोत्रा हैं, जो रुचिका के पिता थे, वो शिमला जाने की बात कहने लगे क्योंकि उन पर बहुत तरीके के जो एसपीएस राठौर के जो गुंडे खरीदे हुए थे वो उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। बेटी उनकी मर ही गई थी, भाई की भी हालत ठीक नहीं थी, तो ये लोग शिमला आ जाते हैं क्योंकि अब जो एससी गिरहोत्रा हैं उनकी नौकरी भी चली जाती है तो उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। वो फिर शिमला में ही रहते हैं, शिमला में किस तरीके से मिट्टी ढोने का काम करते हैं, कई जगह मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ जो परिवार इतना टॉर्चर झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आईजी है उसे फिर से प्रमोशन मिलता है और उसे
एडिशनल डीजीपी बनाया जाता है। अब जब वो एडिशनल डीजीपी बन जाते हैं तो और उनकी मौज हो जाती है। एक तरीके से उन्होंने एक परिवार को इस कदर तोड़ दिया। लेकिन इधर जब एससी गिरहोत्रा की फैमिली यानी रुचिका की फैमिली हताश हो जाती है, उस वक्त भी जो आराधना है, जो आराधना के पिता हैं, जो उनकी माँ है, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। एक जब वो शिमला चले जाते हैं तो आनंद प्रकाश जो आराधना के पिता थे, वो इस केस को, वो उस बच्ची के लिए लड़ाई अपनी जारी रखते हैं। जब जो रुचिका है उसके वकील, जो उसका केस लड़ रहा था, उसके वकील के खिलाफ भी कई सारे केसेस लगा दिए जाते हैं एसपीएस राठौर के दबाव में, तब जो आराधना की माँ थी, उन्होंने, वो एक तरीके से लॉयर थी छोटी मोटी, लेकिन तब वो रुचिका का केस लड़ने का फैसला करती हैं। वो ये कहती हैं कि अब मैं किसी तरीके से इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहूँगी। तो उसी के तहत ये कोर्ट में केस फाइल करने का सोचते हैं। लेकिन ऐसे में इन्हें पहली रिपोर्ट चाहिए थी, वो पहली रिपोर्ट जो पहले डीजीपी ने बनाई थी, जिसमें एसपीएस राठौर को दोषी पाया गया था। अब 90 से लगातार प्रयास करते करते साल 1997 में जो आनंद प्रकाश हैं, आराधना के पिताजी, वो उस रिपोर्ट को पाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उसी रिपोर्ट के तहत जो आराधना की माँ है, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील डालती हैं। अपील डालने के बाद सुनवाई चलती है, जिसमें मांग की जाती है कि ये पूरा केस सीबीआई को सौंपा जाए। और 21 अगस्त 1998 को कोर्ट सीबीआई को जांच करने के निर्देश दे देती है। अब एसपीएस राठौर हैं, जो एडिशनल डीजीपी बन चुके थे, उन पर एफआईआर करने की भी बात होती है कि अब उन पर एफआईआर भी की जाए। अब इधर आप देखिए कि एक तरफ जहां उस पर जांच बिठाई जा रही है, जहां एफआईआर करने की बात हो रही है, वहीं अक्टूबर 1999 को एसपीएस राठौर को फिर से प्रमोट किया जाता है और डीजीपी बनाया जाता है। और फिर 1999 में जब चौटाला की सरकार थी, तब उन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे पुलिस वाले को जिस पर एक बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन का केस चल रहा है और यहाँ तक कि उसने उसे इस कदर टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड भी कर लिया, ऐसे शख्स को प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब सीबीआई, इस वक्त जब सीबीआई को जांच के निर्देश मिलते हैं, तो सीबीआई सुसाइड के एंगल से जांच नहीं करती, वो सिर्फ धारा 354 लगाती है, जो सेक्सुअल असॉल्ट में लगाई जाती है। मॉलेस्टेशन के आधार पर ही सीबीआई इस पूरे केस को देखती है और इसकी जांच करती है। लेकिन 99 में सीबीआई अपना केस लेना शुरू करती है। साल आ जाता है 2001, अब 2000 भी आए, फिर 2000 से 1 आ गया। इधर फैमिली लगातार दबाव बनाती है कि इस केस को, सुसाइड भी इस केस के अंदर जोड़ा जाए, हमारी बेटी ने आत्महत्या भी की है, तो इसलिए ये धाराएं भी एसपीएस राठौर पर लगाई जाएं। लेकिन जब सीबीआई के जो जज होते हैं जगदेव सिंह, वो इस बात में हामी भरते हैं और वो कहते हैं कि बच्ची ने सुसाइड भी किया, उसे मॉलेस्ट किया गया और उसी के बाद उसने सुसाइड किया, उसके पर लगातार टॉर्चर भी किए गए। तो अब सीबीआई जो जांच करे वो दोनों धाराओं को जोड़ कर करे। लेकिन अब आप इत्तेफाक कहें या समझने वाले लोग समझ जाएंगे कि जो जज थे सीबीआई के, जिन्होंने ये बात कही कि बच्ची ने सुसाइड किया और मॉलेस्टेशन भी उसका हुआ, तो दोनों धाराओं से केस चले, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उन्हें अपनी नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है। अब जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो इसके बाद जो जज आते हैं वो इसी बात पर कायम रहते हैं कि जो सीबीआई है वो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के केस के तहत इस पूरे रुचिका गिरहोत्रा केस को देखेगी, ना कि सुसाइड का एंगल उसमें जोड़ेगी। अब सीबीआई इसी के आधार पर जांच करती है, पूरी जांच पूरी होती है। फिर 16 नवंबर 2002 को चार्जशीट फाइल होती है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, दोनों बच्चियों का बयान लिखा होता है। अब जब हर तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पुलिस की थूथू होती है, गवर्नमेंट की थूथू होती है, तब 5 दिसंबर 2002 को जो आईजी एसपीएस राठौर, उस वक्त जो आईजी थे, उन्हें जब डीजीपी बना दिया गया था, तो उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया जाता है। उन्होंने अपने स्टार्टिंग उन्होंने आईजी से की, लेकिन अब साल 2002 आते आते जब तक वो डीजीपी बन गए, अब जब सारा केस धीरे धीरे साफ होता गया, उन पर आरोप सिद्ध होते गए, तो उन्हें डीजीपी के पद से भी हटा दिया गया। फिर एक समय आया कि एसपीएस राठौर रिटायर भी हो गए, लेकिन जो बच्ची थी उसे इंसाफ नहीं मिला। लंबी लड़ाई चली, गवाह आए, आराधना ने कई बार कोर्ट में जाके गवाही दी, कई बार सारी उन चीज़ों का जिक्र किया कि किस तरीके से एक ऑफिस के अंदर
अब उनकी सहेली के साथ, आराधना की सहेली के साथ एसपीएस राठौर ने गंदा काम करने की कोशिश की, उसने क्या देखा, हर एक चीज़ बताई जाती है। जिसके बाद 21 दिसंबर साल 2009 को स्पेशल सीबीआई जज जेएस सिद्धू एसपीएस राठौर को दोषी करार देते हैं, उस पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाते हैं और उसके तहत 6 महीने की जेल और 1000 जुर्माने की सज़ा सुनाते हैं। अब 90 में पूरा केस हुआ, 2009, 19 साल लग गए एक बच्ची को इंसाफ मिलते मिलते। 19 साल लगे, लेकिन सज़ा सिर्फ 6 महीने की। अब इसके बाद फिर से लोग प्रोटेस्ट करते हैं लगातार। जब और प्रोटेस्ट होता है तो सीबीआई भी इस फैसले पर सज़ा बढ़ाने की मांग करती है। अब सीबीआई जब कोर्ट में अपील करती है तो सज़ा को 6 महीने और बढ़ा दिया जाता है। अब सज़ा को कर दिया जाता है कि 18 महीने की सज़ा कर दी जाती है और 1000 रुपये का जुर्माना। कुछ दिन जो एसपीएस राठौर है वो जेल में रहता है। 5 महीने जेल में रहने के बाद वो बाहर आता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपील डालता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जाती है साल 2016 में, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो फैसला आया है वो सही आया है, बच्चे के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो आत्महत्या का एंगल है वो नहीं देखती, वो नहीं जोड़ती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब सीबीआई ने ही शुरू कर दिया मोलेस्टेशन का केस तो सुप्रीम कोर्ट भी वही सिर्फ देखती है। 2016 में वो कहती है कि जो सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है, और लेकिन जो एसपीएस राठौर हैं वो उन्हें 18 महीने की सज़ा हुई है, लेकिन वो 5 महीने की सज़ा काट चुके हैं, इसलिए अब वो आगे की सज़ा सिर्फ काटेंगे। 5 महीने उनके पूरे हुए। अब इसके बाद जब ये पूरी अपील वो डालता है एसपीएस राठौर और सुप्रीम कोर्ट जब इस फैसला सुनाती है, तब आप ये अभी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जब उसे ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से सज़ा को, जो 5 महीने मैंने काटी और मेरी ही बात सही हुई, एक तरीके से तस्वीर ये वही दर्शा रही है। इसमें तस्वीर में जो एसपीएस राठौर है वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और ये एक तरीके से तमाचा है न्याय व्यवस्था पर भी और पुलिस महकमे पर भी कि एक बच्ची के साथ जिस तरीके से जो काम उसने किया उसके बाद उसे सज़ा भी क्या हुई, और उस सज़ा होने के बाद भी वो इस तरीके से मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब एसपीएस राठौर को इस तरीके से सज़ा सुनाई गई तो जो एससी गिरोत्रा हैं, रुचिका के पिता, उनका भाई, और जो आनंद प्रकाश हैं, जो मधु हैं और जो आराधना है, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उस बच्ची के लिए, वो खुश तो नहीं थे। वो ये तो नहीं कहते कि ये न्याय मिला, लेकिन उनका यही ज़रूर कहना था कि हाँ, ये बात ज़रूर सिद्ध हो गई कि हमारी बेटी सही थी, जो हमारी बच्चियां कह रही थी वो सही थी। एसपीएस राठौर ने जो चीज़ें की, जो एक बंद कमरे में हुआ, जिसे लोग झुठला भी रहे थे कि आपकी बेटी झूठ भी कह सकती है, वो सच साबित हुआ, ये उनकी फैमिली का कहना है। इसके बाद जब एसपीएस राठौर को सज़ा सुना दी गई तो आशु, यानी कि जो रुचिका का भाई है, उस पर जो केस चल रहे थे, उनके पिता पर जो केस चल रहे थे, जितने भी फ्रॉड केस लगाए गए थे, उन सब की जांच बैठाई गई। वो सारे फर्जी पाए गए, उन्हें हटा लिया गया। और एक और बहुत अहम बात बताऊं कि साल 2018 में जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी रुचिका के लिए, आनंद प्रकाश, आराधना के पिताजी, उनकी मौत भी हो जाती है। वो एक बीमारी से ग्रसित थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उस शख्स की दाद देनी होगी, आराधना के परिवार की दाद देनी होगी, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए।